खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त एसपी सुंडा और आज फिर मौजूद हूं आपके सामने केमिस्ट्री क्लास के साथ, जहां आप बीसीएस एकेडमी पर कक्षा 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोज स्टार्ट हो चुके हैं, जिन्हें आप देखना भी शुरू कर चुके होंगे। जहां आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक की फिजिक्स और केमिस्ट्री समझाई जाती है, स्टेप बाय स्टेप। रटाने का वर्ड यहाँ आसपास नहीं है, ना हम बिलीव करते हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स जिनसे बच्चे अक्सर डरते हैं, सिर्फ गलत फहमी के कारण, रटने की विद्या के कारण, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण। बाकी कोई कारण नहीं होता केमिस्ट्री से या फिजिक्स से डरने का। तो अगर आप केमिस्ट्री फिजिक्स सीखने आए हैं तो बहुत सही जगह है। तो बने रहिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, उठ उठ के भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पीछे के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो देख के आइए, के बाद यहाँ तक पहुँचिए ताकि आपके अच्छे से समझ आए। और अपन कक्षा 12 में केमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी एसपी सुंडा आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी बात पर ध्यान दिया जाएगा। बहुत जल्दी आपको ऐप पर भी कोर्स प्रोवाइड हो जाएगा, नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे पीडीएफ के रूप में ऐप पर। बाकी यहाँ आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अपन ने पार्ट स्टार्ट कर रखा था केमिस्ट्री में सॉल्यूशन। उसमें अपन ने विलय विलाय क्या है पढ़ चुके हैं, विलियन के प्रकार पढ़े हैं, सांद्रता के पद पढ़े हैं, मोलरता, मोललता, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। उसके बाद में अपन ने ठोस द्रव्य विलियन, गैस विलियन के बारे में पढ़ा, किन किन कारकों पर निर्भर करते हैं वो पढ़ा। अपन ने राउल्ट का नियम पढ़ा, हेनरी का नियम पढ़ा, आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन पढ़े। अनादर्श विलियन के लास्ट वीडियो में दो टाइप भी पढ़े, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। उसके बाद में अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं, आज अपन पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। सॉरी, गलत बोल गया, राउल्ट क्या, अणुसंख्यक गुणधर्म। आज अपन पढ़ेंगे अणुसंख्य गुणधर्म, जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अणुसंख्य गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है समझते हैं। देखो नाम में क्या रखा है सर, नाम में सब कुछ रखा है। अणुसंख्यक गुणधर्म यानी ये गुणधर्म, ये कैरेक्टर्स, ये प्रॉपर्टीज, ये गुणधर्म विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनकी प्रकृति पर। प्रकृति, देखिए ध्यान दीजिए, यानी वे गुण अणुसंख्य गुणधर्म कहलाएंगे जो विलय, जैसे विलियन बनता है विलय प्लस विलायक से, तो जो केवल, ये तो चल ठीक है, जो केवल डिपेंड करता है अणुओं की संख्या पर, इन पर, अणुओं की संख्या पर, न कि नेचर पर। यानी इस चीज पर ये गुण डिपेंड नहीं करेंगे कि कौन सा पदार्थ है, इस पर डिपेंड करेंगे कि कितना पदार्थ है, कितने अणुओं की संख्या है। तो उन गुण, तो पहले तो परिभाषा लिख लीजिए आप, अणुसंख्य गुणधर्म कि वे गुणधर्म, यानी ये जो गुणधर्म है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, वो विलय के अणु यानी कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उनकी नेचर पर। प्रकृति क्या है, इस पर ज्यादा डिपेंड नहीं करते ही है। देखो डिपेंड करते ही नहीं है सर, क्या ज्यादा नहीं करते,
जैसे इनमें कौन कौन सी अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहली अपन पढ़ेंगे वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी। दूसरी प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। तीसरी प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक में अवनमन। अवनमन का वो ही मतलब कमी। और चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे परासरण दाब। ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी अणुसंख्यक गुणधर्म अपने सिलेबस में है, तो इनको अपन अलग अलग विस्तार से पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले एक नंबर पे पढ़ते हैं वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में अवनमन। ये वाष्प दाब में कमी कब क्यों कैसे आती है वो समझते हैं। पहला गुणधर्म है वाष्प दाब में कमी। अब देखो वाष्प दाब को हम पढ़ रहे हैं अणुसंख्यक गुणधर्म में, क्योंकि मालूम है हमें अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है वाष्प दाब। किन के अणुओं की संख्या पर। देखो वाष्प दाब कहा किसको अपन ने, हमने ये कहा कि कोई द्रव है, कोई भी द्रव है जो वाष्पशील है, अगर हम उसको बंद पात्र में रखेंगे तो उसकी वाष्प बनेगी, वाष्प बनेगी। और ये वाष्प अपने द्रव पर एक दाब लगाएगी, इसे अपन कहेंगे वाष्प दाब। वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब। अब मुझे एक बात बताओ, वाष्प के कणों की संख्या ज्यादा होगी तो वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। वाष्प के कण अगर कम बनेंगे तो वाष्प दाब भी कम होगा। तो वाष्प दाब कैसी प्रॉपर्टी हुआ, कणों की संख्या पर निर्भर करता है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। अब समझते हैं। हमने एक शुद्ध द्रव विलायक लिया है, शुद्ध द्रव विलायक। सर द्रव विलायक है, इसमें विलेय डालेंगे, विलेय। और ये जो शुद्ध द्रव विलायक है ये होता है वाष्पशील, यानी इसको गर्म करेंगे तो इसकी वाष्प बनेगी। अब इसमें जो विलेय मिला रहे हैं, विलेय, वो ठोस है। पहली बात तो ये विलेय है वो ठोस अवस्था में है। जैसे नमक को अपन पानी में डालें तो नमक तो हो गया विलेय, पानी क्या हो गया, विलायक। पानी की वाष्प बन सकती है मगर नमक अवाष्पशील ठोस है, घुल तो जाएगा मगर उसके कणों की वाष्प नहीं बनेगी। तो देखो यहां पर अपन ठोस विलेय लेंगे और वो कैसा होगा, अवाष्पशील। तो वो ध्यान से समझना, अवाष्पशील। सीट बेल्ट बांध के बैठे रहना, हिले तो फिर ये हिल जाएंगे मटेरियल, विलियन बनेगा सर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको कहूं कि ये जो द्रव विलायक है वो तो वाष्पशील है, उसको गर्म करोगे तो वाष्प बनेगी। शुद्ध इसलिए लिखा है कि अभी विलायक में कुछ भी नहीं मिला रखा, केवल शुद्ध विलायक है। और शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब अपन ने राउल्ट के नियम में पढ़ा था, वो जैसे एक चीज और याद रखना, इसको ऐसे याद रख लेना, विलायक को अपन घटक फर्स्ट कह रहे हैं और यहाँ विलेय को कहेंगे घटक सेकंड। ये थोड़ा याद रखना। इसको ऐसे याद रख लो ना कि जैसे हमें विलियन बनाना है तो हमें चाहिए विलायक और विलेय। सर पहले विलायक लेंगे उसमें विलेय मिलाएंगे, पहले विलायक लेंगे तो एक नंबर पे विलायक याद रखना, बाद में विलेय मिलाएंगे तो 2 नंबर दे देंगे विलेय को। इन
अपन जो डेरिवेशन करेंगे उसमें काम आएगा, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, थोड़ा याद रह जाएगा, है ना। तो देखो, हमने सबसे पहले लिया शुद्ध विलायक द्रव है, इसका तो वाष्प दाब होगा ना भाई, ये तो वाष्प बनाएगा, वाष्पशील है, और वाष्प बनाएगा तो इसका वाष्प दाब होगा। और शुद्ध द्रव विलायक के वाष्प दाब को अपन कहेंगे P1 नोट। क्या कहेंगे? P1 नोट। देखो, ई मानी प्रेशर मानी वाष्प दाब, पहले द्रव्य का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था है तो नोट लगा दिया, और पहला द्रव्य अपन ने किसको नाम दिया है? विलायक को। तो अपन कहेंगे विलायक का वाष्प दाब है वो शुद्ध अवस्था में P1 नोट मान लिया, और जो विलियन का वाष्प दाब होगा उसको कुल दाब मान लेते हैं PT। विलियन का वाष्प दाब, विलियन का वाष्प दाब क्या माना है? PT, टोटल प्रेशर। अब मुझे एक चीज बताओ, विलायक है वो तो वाष्पशील है, मगर विलय की तो वाष्प ही नहीं बनेगी। तो दिमाग लगा के बताओ, जो विलियन बनेगा विलय और विलायक से, उसको जब आप गर्म करोगे, उसमें जो वाष्प बनेगी वो केवल विलय की होगी, केवल विलायक की होगी, या दोनों की होगी? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, केवल विलायक की होगी वाष्प दाब विलियन में भी। क्यों होगी? क्योंकि विलायक तो वाष्पशील है मगर विलय अवाष्पशील है, और अवाष्पशील होने के कारण उसकी वाष्प नहीं बनेगी। अब थोड़ा दिमाग लगा के मुझे ये बताओ कि P1 नोट की वैल्यू ज्यादा होगी या PT की वैल्यू ज्यादा होगी, या दोनों की बराबर होगी? ध्यान से समझना इस चीज को। देखो, अपन ने जैसे ये लिया विलायक, अभी केवल विलायक के कण है इस पात्र में, शुद्ध विलायक, ध्यान से समझना। तो यहां जो वाष्प बनेगी वो सभी कणों की बनेगी, सतह पर जितने भी कण है सबकी क्या बन जाएगी? वाष्प। अब इसमें अपन ने मिला दिया ठोस अवाष्पशील विलय, तो इसमें घुल तो जाएगा, तभी तो विलियन बनेगा। पर ये जो विलियन तैयार हुआ है, ये जो विलियन तैयार हुआ है उसमें अब सतह पर, सुनना ध्यान से, केवल विलायक के ही कण नहीं है, अब बीच बीच में विलय के कण भी आ गए हैं। विलय, और ये कण है विलायक, और ये पूरी चीज है विलियन। अब मुझे ये बताओ कि जो विलियन का वाष्प दाब है PT, ये जो विलियन का वाष्प दाब है PT, क्या वो P1 नोट से ज्यादा होगा, कम होगा, या बराबर? ध्यान से देखो, जब अकेला शुद्ध विलायक था तो सतह के सभी कणों की वाष्प बन रही थी, सभी कणों की वाष्प बनेगी तो वाष्प ज्यादा बन रही थी, और जो वाष्प दाब होगा वो भी ज्यादा होगा। कौन सा? P1 नोट ज्यादा होगा। पर जैसे अपन विलियन पे पहुंचे, अब अगर आप इसको गर्म करोगे तो केवल विलायक के कणों की ही तो वाष्प बनेगी, क्योंकि ये जो विलय के कण है वो तो कैसे हैं? अवाष्पशील। अब विलियन की सतह पर कण तो देखो 1 2 3 4 5 यानी पूरे हैं, पर वाष्प सबकी नहीं बन रही है, वाष्प सबकी नहीं बन रही है, और सबकी वाष्प नहीं बन रही तो PT की वैल्यू कम होगी, किससे? P1 नोट से कम वैल्यू होगी। ये याद रखने वाली बात है। वाष्प दाब में कमी आ गई, और कमी को अपन क्या बोलते हैं? अवनमन। किसमें? वाष्प दाब। समझ आया? नहीं आया? कम आया? फिर देखो, देखो अपन ने एक विलायक लिया है, उसमें एक विलय मिलाएंगे, विलय होगा वो ठोस अवस्था में होगा, मगर अवाष्पशील होगा, उसकी वाष्प नहीं बनेगी।
विलायक कैसा है? वाष्पशील। तो हमने जब शुद्ध विलायक लिया तो उसकी जो वाष्प दाब है उसको नाम दे दिया P1 नोट। P1 नोट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और जैसे ही इसमें हमने विलेय मिलाया, पर विलेय तो अवाष्पशील है, तो अब जो विलयन बनेगा उसकी सतह पर ध्यान दो, सभी कणों की वाष्प नहीं बनेगी, जबकि विलायक में सभी कणों की वाष्प बन रही थी, अब नहीं बनेगी, केवल विलायक के कणों की बनेगी। ये वो जो व्हाइट डॉट है विलेय वाले कण, इनकी नहीं बनेगी। जब वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी कम होगा। और विलयन का वाष्प दाब क्या होता है? पीटी। विलायक का वाष्प दाब क्या है? P1 नोट। तो जाहिर सी बात है P1 नोट ज्यादा होगा इससे, पीटी से। यानी यहाँ पीटी क्या है? यहाँ पीटी तो है विलयन का वाष्प दाब, और P1 नोट क्या है? शुद्ध विलायक। देखो 1 नंबर विलायक को दिया था अपन ने, घटक 1 विलायक, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अच्छा जी, यानी वाष्प दाब में क्या आ गई? कमी। और इसी को क्या बोला जाता है? वाष्प दाब में अवनमन। अब इसका मैं आपको नोट्स के रूप में लिखवा देता हूं, लिख लीजिए, पूरी भाषा ध्यान से सुनना। यदि शुद्ध वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील अवाष्पशील विलेय मिलाकर या मिलाते हैं, तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, कमी आ जाती है। इसे इसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं, वाष्प दाब में। ये तो हो गई भाषा, समझ में आ गया होगा वाष्प दाब में कमी क्यों आती है। हिसाब जो विलायक है P1 नोट, उसका वाष्प दाब है, मैं जैसे ही बिना वाष्प बनने वाला विलेय मिलाया तो अब जो विलयन बना उसका वाष्प दाब पीटी कम हो गया, और वाष्प दाब में कमी को कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। अब इसको अपन डेरिवेशन के रूप में समझते हैं, ध्यान से देना, ध्यान से देना, क्या ध्यान से देखना, सुनो, देखो ध्यान देना, देखो सुनो। हम कह रहे हैं कि देखो विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, डाल्टन का नियम था क्या? Pt बराबर P1 प्लस P2, यही तो था तो राउल्ट के नियम में अपन ने कहा था Pt बराबर होगा P1 प्लस P2। अब यहां पर हमें पता है, यहाँ Pt क्या है? विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। P1 1 नंबर किसको दिया था रे? याद करो, विलायक कौन ना, देखो घटक एक कौन था? विलायक। तो अपन लिखेंगे P1, लिखेंगे विलायक का वाष्प दाब, तो कितना माना था अपन ने? P1 नोट। पढ़ा था क्या? भूल तो नहीं रहे? देखो विलायक ये है, इसका वाष्प दाब P1 नोट माना है, तो मैंने P1 की जगह P1 नोट पहले ही लिख दिया, ठीक है। और P2 क्या है रे? दूसरे नंबर का द्रव्य किसको, घटक किसको माना था? विलेय को। देखो विलेय को क्या माना था? घटक 2। और घटक 2 यानी ठोस विलेय, वो कैसा है? अवाष्पशील। तो फिर इसका तो वाष्प दाब, जैसे मैं कह दूं विलेय का वाष्प दाब कितना मान ले रहे? 0। अरे 0 क्यों? क्योंकि P2 तो है ठोस अवाष्पशील। अब वाष्प ही नहीं बनेगी तो वाष्प दाब अपने आप ही 0 हो गया। ये चीजें, अब इसमें वैल्यू पुट अगर अपन करें, ये बन जाएगा Pt बराबर P1 की जगह क्या लिख दे? 1 नोट।
वन नोट प्लस, और आगे P2 की जगह क्या लिख दे, 0। तो ये कह दे क्या, PT बराबर है P1 नोट के। PT किसके बराबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो हमने ये लिख दिया कि सर PT में थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, P1 प्लस P2, यहाँ अपन ने लिखा PT बराबर P1 की जगह अपन ने क्या लिखा, देखो PT बराबर P1 प्लस P2। PT को कह दिया अपन ने विलयन का वाष्प दाब, P1 कह रहे हैं विलायक का वाष्प दाब जो P1 नोट है। अपन यहाँ लिख सकते हैं P1 नोट। अब हम जानते हैं राउल्ट के नियम से, हम जानते हैं राउल्ट के नियम से, याद करके बताओ, देखें किस किस को याद है। इस P1 नोट की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, P1 नोट बराबर क्या लिखा था, एक मिनट, एक थोड़ा सा अपन चुप, देखो सुनो, हम कह रहे हैं कि PT बराबर P1 प्लस P2। P1 क्या है, P1 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, वाष्प दाब। और P2 क्या है, विलेय का वाष्प दाब। ठीक है सर। अब देखो, अगर अपन कहें कि P2 तो 0 होता है क्योंकि विलेय तो अवाष्पशील है, तो यहाँ पर ये बन गया PT बराबर P1, ऐसे लिख सकते हैं। और हम जानते हैं राउल्ट के नियम से P1 क्या लिख सकते हैं, सॉरी, हम लिख सकते हैं P1 बराबर P1 नोट x1, ये अपन पढ़ चुके हैं, P1 नोट x1। अगर अपन ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो देखो ये बन जाएगा P बराबर P1 नोट x1, और इस समानुपाती चिन्ह को अगर अपन हटाना चाहें तो PT समानुपाती हो जाएगा x1। एक समीकरण तो अपने पास ये बन के आ गया वाष्प दाब में अवनमन की, कि P टोटल बराबर होगा x1 के। अब मुझे बताओ P टोटल क्या है, यह है विलयन का वाष्प दाब। और x1 क्या है बताओ, घटक 1 किसको माना था, विलायक को, और x किसको दर्शाता है, मोलंस को, मोलबिन को, मोल प्रभाज को। ठीक है। देखो फ्रैक्शन, तो अपन यहाँ लिख देंगे 1 यानी विलायक, तो कह देंगे विलायक की मोलबिन, मोल अंश या मोलबिन। अब ध्यान दो, मोल अंश या मोलबिन का क्या मतलब है, कि जितनी विलायक की मात्रा ज्यादा होगी विलयन का वाष्प दाब भी उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आया। अरे भाई जब केवल विलायक ही वाष्पशील है, विलेय तो अवाष्पशील है, तो जो विलयन बनेगा उसमें जितनी भी वाष्प बनेगी वो किसकी बनेगी, विलेय या विलायक की, ऑब्वियसली विलायक की। तो अगर विलायक आपने ज्यादा लिया है तो मान लो विलेय कम लिया है, विलायक आप ज्यादा ले रहे हो, तो विलायक ज्यादा ले रहे हो तो विलायक के कण ज्यादा होंगे, तो वाष्प तो विलायक की ही बन रही है। तो यही तो बात ये प्रूव कर रही है समीकरण, कि जो विलयन का वाष्प दाब है वो विलायक की मोलंस के समानुपाती होता है। विलयन का वाष्प दाब विलायक की मोलंस यानी विलायक के मोलंस के क्या होगा, समानुपाती। तो अपन एक टेक्सचर तो इस तरह ये कर सकते हैं, चीजें उतार लो, आराम से उतार लो तुम। ठीक है, उतार लिया ना। देखो अब PT समानुपाती है x1 के, तो अपन क्या कह सकते हैं, ध्यान से सुनो। अब हमें पढ़ना है वाष्प दाब में कमी कितनी आई, वाष्प दाब में कमी को कैलकुलेट करना है। वाष्प दाब में अवनमन कितना आया, अवनमन बोल दूं, कमी बोल दूं, या परिवर्तन कितना है।
परिवर्तन किसमें? वाष्प दाब में। और परिवर्तन को हमेशा किससे दर्शाते हैं? डेल से। तो हम लिखेंगे डेल पी। बताओ वाष्प दाब में क्या परिवर्तन आया? दिमाग लगा के ये बताओ सर कि पीटी ज्यादा है या P1 नोट ज्यादा है? P1 नोट ज्यादा है। P1 नोट क्या था? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और ये क्या था? विलयन का वाष्प दाब। अब वाष्प दाब में तो क्या है? ये कमी। विलायक का वाष्प दाब था P1 नोट, विलयन का वाष्प दाब घट के हो गया पीटी। कमी क्यों आई? क्योंकि पहले जब विलायक अकेला था तो सतह पे सब कण विलायक के थे। अब जैसे ये अवाष्पशील विलय मिलाया तो विलायक के कण भी है और विलय के कण भी है, वो घुल चुका है, उसमें विलयन बन चुका है। अब जो वाष्प बनेगी वो केवल विलायक की बनेगी। अब सतह पर केवल विलायक तो है नहीं, इसलिए वाष्प कम बनेगी। कम बनेगी तो विलयन का वाष्प दाब भी क्या होगा? कम, यानी कमी हो जाएगी। तो पीटी की वैल्यू कम है P1 नोट से। बोला कितना परिवर्तन आया, कितनी कमी हुई? कि पहले कितना था? P1 नोट, अब कितना हो गया? पीटी। तो अंतर कैसे निकालोगे बताओ? देखो, पहले कितना था? P1 नोट, अब कितना हो गया? या डेल पी का मतलब है यहां डेल पी वाष्प दाब में अवनमन है, यानी वाष्प दाब में कमी है, उसको दर्शा रहा है। पी मानी प्रेशर मानी वाष्प दाब, और डेल मानी अंतर। मतलब वो अंतर कितना आया? कि वो अंतर आया कि पहले वाष्प दाब था P1 नोट, इसका शुद्ध विलायक का। जैसे उसमें विलय मिलाया तो जो विलियन बना उसका वाष्प दाब हो गया पीटी, जो कम है। बोला कितना कम हो गया? क्यों कम हो गया? पढ़ चुके हैं। कितना कम हो गया कैलकुलेट कर रहे हैं कि P1 नोट में से घटा देंगे पीटी, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना कम हुआ है, कितना परिवर्तन आया। बोला डेल पी बराबर P1 नोट माइनस पीटी। अब मुझे बताओ इस समीकरण में अगर मैं पीटी की वैल्यू रख दूं, पीटी की वैल्यू ये रही, तो मैं समीकरण 1 दे देता हूं, इसको मैं समीकरण 2 दे देता हूं। तो यहां लिख देते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 से पीटी का मान रखने पर, चलो रख देते हैं, ये समीकरण बन जाएगी डेल पी बराबर P1 नोट को तो P1 नोट ही रहने दो, माइनस की जगह माइनस आ गया। पीटी की जगह क्या लिखेंगे? P1 नोट x1, P1 नोट x1। अब देखो इस समीकरण में कॉमन क्या ले सकते हैं? P1 नोट। तो समीकरण में कॉमन ले लेते हैं P1। अब यहाँ P1 नोट को कॉमन ले लिया तो 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ P1 नोट कॉमन तो x1 आ जाएगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अपन एक चीज जानते हैं सर, हम जानते हैं कि मोल बिन घटकों का जो योग होता है ना वो 1 होता है। हम ये जानते हैं x1 प्लस x2, यानी दो घटक से अगर कोई विलीन या मिश्रण बना हुआ है तो उसके मोल अंशों का योग 2, 3, 4 जितने भी है, मोल अंशों का योग सदैव 1 होता है। और यहां से आप ध्यान दो, अगर मैं यूं कहूं कि अगर मुझे, देखो सुनो, इसका मान होता है ये x1 प्लस x2 होता है 1। तो यहाँ वैल्यू देखो, अगर मुझे x2 की वैल्यू निकालनी हो तो ये उधर चला जाएगा 1 माइनस x1। ये देखो 1 माइनस x1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? x2 लिख के देखते हैं। ये बन जाएगा डेल पी बराबर P1 नोट, और 1 माइनस x1 की जगह क्या लिखें? x2। ये लीजिए, तो अपने पास समीकरण निकल के आई डेल पी बराबर P1 नोट x2। सुनो, ऐसे ही मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, वापिस समझो। देखो अपन शुरुआत में अपन ने ये पढ़ा कि सर जो पीटी होता है, जो कुल वाष्प दाब होता है,
वो बराबर होता है P1 प्लस P2 के। ये डाल्टन के नियम से अपन पढ़ चुके हैं। और जैसे अपन ने कहा कि P1 कौन है, बोला विलायक, P2 कौन है, बोला विलेय, Pt कौन है, बोला विलियन। ठीक है। अब हमने कहा साहब विलायक है उसकी तो वाष्प बनेगी, पर विलायक की वाष्प, सॉरी विलेय की वाष्प नहीं बनेगी, वो अवाष्पशील है। अगर अवाष्पशील है तो इसका वाष्प दाब हो गया 0। तो अपने ये कह दिया सर Pt बराबर हो गया P1। चलो, क्योंकि केवल जो विलायक है उसी का वाष्प दाब होगा, वो विलियन में बनेगा, बाकी वाष्प बनेगी ही नहीं। अब हम ये जानते हैं राउल्ट के नियम से, थोड़ा रिपीट कर देता हूं। राउल्ट नियम, कोशिश करूंगा एक ही बोर्ड पर आ जाए ताकि याद रहे। राउल्ट का नियम ये कहता है P1 बराबर होता है P1 नोट x1। ये वैल्यू यहां रख देते, ये बन गया Pt बराबर P1 की जगह क्या लिख दे, P1 नोट x1। और इसको अगर अपन समानुपाती चिन्ह लाए तो ये नियतांक हट जाएगा, पहले पढ़ चुके हैं अपन ये राउल्ट के नियम। ये चीज आ गई। पहले तो अपने ये समीकरण आई जिसमें अपन ने ये कह दिया, जिसमें अपन ने ये कह दिया कि Pt क्या है, विलियन का वाष्प दाब, x1 क्या है, x क्या होता है, मोलबिन, किसकी, एक नंबर का घटक, कौन था, विलायक, तो विलायक का मोलंश। ये सर, इसको अपन नाम दे देते हैं समीकरण 1। इसके बाद में अपन ने कहा कि वाष्प दाब में कमी कितनी आई, वाष्प दाब में अवनमन ज्ञात करना है, बोला डेल पी ज्ञात करना है। पी मानी वाष्प दाब में कितना अंतर आया, अंतर आया, पहले वाष्प दाब था P1 नोट जो शुद्ध विलायक का था, फिर विलियन का वाष्प दाब Pt कम हो गया, तो बोला अंतर कितना आया कि पहले था P1 नोट, और किसका P1 नोट किसका था, शुद्ध विलायक का। उसमें जैसे ही आपने विलेय मिलाया तो विलियन बना, और विलियन का वाष्प दाब कम हो गया, कम होके कितना, Pt, तो डेल पी आ गया P1 नोट माइनस Pt। मगर देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से Pt का मान रखने पर, P का मान रख देते, देखो समीकरण 1 में Pt बराबर लिखा हुआ है P1 नोट x1, तो यहां अपन रख सकते हैं। ये बन जाएगा डेल P बराबर P1 नोट की जगह तो P1 नोट, माइनस की जगह माइनस, अब Pt की जगह में लिखना है, Pt की जगह क्या लिखे, P1 नोट x1। ये देखो, अब अपन ध्यान दे अगर यहाँ पर, तो डेल P बराबर, देखो ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ कॉमन ले लेते हैं P1 नोट। अब जैसे इस पूरी समीकरण में आपने P1 नोट कॉमन लिया तो यहाँ एक बचेगा, माइनस की जगह माइनस, P1 नोट आ गया कॉमन x1, ये बच गई समीकरण। अब देखो हम जानते हैं, हम जानते हैं कि x1 प्लस x2 बराबर होता है 1। और अगर अपन बात करें x2 की वैल्यू निकालें तो x1 उधर चला जाएगा, 1 माइनस x1। ये वैल्यू यहां पुट कर देते, 1 माइनस x1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, x2। क्या लिख सकते हैं, x2, चलो लिखते हैं, ध्यान दो। अब ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण है, इसमें अपन ने क्या किया, 1 माइनस x1 की जगह क्या रखना है, x2। ये समीकरण निकल के आएगी डेल पी बराबर, देखो P1 नोट की जगह तो P1 नोट ही लिख रहा हूं, ध्यान देना, डेल पी बराबर P1 नोट, और यहां पर देखो 1 माइनस x1, इसकी जगह क्या लिख दे, x2। अब देखो ये नियतांक है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, डेल पी बराबर, सॉरी, तो अपन लिख सकते हैं डेल पी समानुपाती x2। अब मुझे बताओ यहां डेल पी क्या है, वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन, कमी, परिवर्तन। x2 क्या है, x क्या होती है, मोलबिन, मगर अब की बार 2 लिखा हुआ है, और 2 का मतलब घटक 2 कौन था, विलेय, तो विलेय की मोलबिन।
इसका अर्थ हो गया अर्थार्थ, अपन लिख सकते हैं अर्थार्थ वाष्प दाब में अवनमन, अर्थात वाष्प दाब में अवनमन जिसको क्या कह रहे हैं डेल पी, वाष्प दाब में अवनमन अर्थात उधर दिख नहीं रहा, यहां लिख देते अर्थात वाष्प दाब में अवनमन से डेल पी कह रहे हैं, इसके समानुपाती है विलेय की मोल भिन्न के, विलेय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। क्या मतलब हुआ वो सुनना, ध्यान से सुनना। देखो x2 क्या है, विलेय की मोल भिन्न। मुझे ये बताओ क्या विलेय की वाष्प बनेगी, नहीं बनेगी, अवाष्पशील है। अगर विलेय की मोल भिन्न ज्यादा है, यानी विलायक में अपन जो विलेय मिला रहे हैं वो ज्यादा मिला रहे हैं जिसकी वाष्प भी नहीं बनेगी। अगर विलेय की मात्रा ज्यादा है तो वाष्प दाब में कमी भी ज्यादा आएगी। ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रहा हूं वाष्प दाब कम होगा या ज्यादा होगा या कितना होगा, ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूं तेल पी क्या है, वाष्प दाब नहीं है, वाष्प दाब में कमी यानी परिवर्तन है कि जितना ज्यादा विलेय मिलाओगे, ध्यान से सुनना, जितना ज्यादा विलेय मिलाओगे वाष्प दाब में परिवर्तन यानी कमी उतनी ही ज्यादा आएगी। विलेय जितना ज्यादा, सतह पर विलेय के कण ज्यादा, उनकी वाष्प भी नहीं बनेगी। तो विलेय ज्यादा तो विलायक कम, विलायक कम तो वाष्प भी कम, और वाष्प कम तो वाष्प दाब भी कम। अब जितना ज्यादा विलेय, देखो सुनो, जितना ज्यादा विलेय वाष्प दाब में कमी भी उतनी ही ज्यादा आएगी। कमी तो आएगी जिसे अपन डेल पी कह रहे हैं, और वो ज्यादा आएगी। देखो अगर आप थोड़ा भी विलेय मिलाओगे तो भी वाष्प दाब में कमी आएगी, पर यदि आपने विलेय ज्यादा मिला दिया तो वो कमी ज्यादा आ जाएगी, वो डेल पी ज्यादा आएगा। तो समानुपाती का चिन्ह ये दर्शा रहा है कि वाष्प दाब में जो अवनमन है, जो कमी है, वो ज्यादा आएगी कब, जब विलेय ज्यादा होगा, और विलेय कम होगा तो वो कमी भी कम आएगी। तो अपन इस तरह लिख सकते हैं डेल पी समानुपाती x2 लिख सकते हैं। अब सुनो, इसको अपन एक तरीके से और लिख सकते हैं। अपन ये समीकरण लिखा डेल पी समानुपाती x1, सॉरी को अपने यहां समीकरण लिखी डेल पी समानुपाती x2, डेल पी समानुपाती x2, और अपन इसको ऐसे भी तो लिखा डेल पी बराबर P1 नोट x2, ऐसे लिखा था क्या, नीचे तो प्राप्त हुई है, डेल पी बराबर P1 नोट x2। अब देखो अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों देखो गुणा में है, अगर इस P1 नोट को मैं इधर लाना चाहूं लेफ्ट साइड में, तो ये भाग में आएगा ना, तो ये बन जाएगा डेल पी बटा, ये P1 नोट नीचे आ जाएगा, P1 नोट बराबर आ गया x2। डेल पी क्या है, वाष्प दाब में अवनमन, जिसको अपन कैसे याद कर रहे थे, याद करो, उसको याद कर रहे थे P1 नोट माइनस पीटी से। मैं दिखा दे, ये रहा, डेल पी को अपन याद कर रहे थे P1 नोट माइनस पीटी से। हाँ, डेल पी को अपन लिख रहे हैं P1 नोट माइनस पीटी बटा, ये वापस अपनी जगह है P1 नोट बराबर x2। ये जो समीकरण लिख रहे हैं इसको बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक, आपेक्षिक का मतलब होता है तुलनात्मक, अवनमन।
देखो कैसे, डेल पी तो क्या है, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में कितनी कमी हो रही है। पर जब ये तुलना शुद्ध विलायक के साथ कर ली जाए, देखो कि कितनी कमी हुई, उसकी तुलना कर दी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के साथ, कि तुलनात्मक जो अवनमन है को बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक या तुलनात्मक अवनमन। तो डेल पी तो है वाष्प दाब में अवनमन, ध्यान से सुनना, ये तो है वाष्प दाब में अवनमन, और डेल पी बटा पी वन नोट ये पूरा कहलाएगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो न्यूमेरिकल में ध्यान देना है अपने को, वाष्प दाब में अवनमन पूछा है या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पूछा है, ये अपना सिस्टम रहेगा। कई बार देखो न्यूमेरिकल में, पहले तो मुझे बताओ पी वन नोट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पीटी क्या है, विलियन का वाष्प दाब, पी वन नोट क्या है, वही शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अक्ष टू क्या है, अक्ष क्या होती है, मोलबिन, 2 नंबर कौन था, विलय, तो विलय की मोलबिन। अब अपन इस मोलबिन को भी सोल्व करके लिखना चाहें, सुनो ध्यान से, इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, पी वन नोट माइनस पी टी, यानी वाष्प दाब में अवनमन, आपेक्षिक बनाना है तो नीचे तुलना कर दो पी वन नोट से, बराबर। अब अक्ष टू देखो, अक्ष टू क्या है, मोलबिन, किसकी, विलय की। और मोलबिन कैसे ज्ञात करते हैं, देखो अगर हमें मोलबिन ज्ञात करनी है किसी घटक की, तो सूत्र क्या था, उस घटक के मोल बटा कुल मोल। तो घटक 2 नंबर का है तो मोल को दर्शाते हैं एन से, और दूसरे घटक की मोल हो गया N2, घटक 2 थे क्या, N1 प्लस N2। ये फॉर्मूला अपन यहां रख देते, इसकी जगह अक्ष टू की जगह, अक्ष टू की जगह अपन लिख सकते हैं, देखो 2 नंबर के घटक की मोल बिन, यानी 2 नंबर के घटक के मोल बटा कुल मोल, तो 2 नंबर के घटक के मोल को N2 लिख रहे हैं, तो ये फॉर्मूला अपन ऐसे लिख देंगे पी वन नोट माइनस पी टी बटा पी वन नोट बराबर अक्ष टू की जगह क्या लिख देंगे, N2 बटा N1 प्लस N2। यहां तक समझ में आया, ठीक है, यहां तक लिख रहे हो। इसके बाद में देखो ये क्या कह रहा है, बताओ अपन विलायक ज्यादा लेते हैं या विलय, ऑब्वियस सी बात है विलायक। और ये अपन सूत्र जो बना रहे हैं वो उन विलियनों के लिए बना रहे हैं जो तनु विलियन है। तनु विलियन कौन से, जिनमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है, किसकी अपेक्षा, विलायक की अपेक्षा। अब यहाँ विलय कौन है बताओ, 1 या 2, 1 तो विलायक है, 2 है ना विलय, तो हम यहाँ इसको ऐसे समझना, जानते हैं अक्ष 2 होता है N2 बटा प्लस, ठीक है, तो अपने ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। अब हम लिखेंगे कि यहाँ पर देखो सुनो, जो N1 का मान है, N1 कौन है, विलायक, और N2 कौन है, विलय। तो ये N2 बहुत कम है इसकी अपेक्षा N1 के, अतः N2 को नगण्य मान सकते हैं, बहुत कम मात्रा है, विलय बहुत कम लिया है, ऐसी विलयन की बात कर रहे हैं जिसमें विलय बहुत कम मात्रा में लिया है। देखो N2 बहुत कम मात्रा में, 1 घटक कौन था, विलायक, 2 घटक कौन था, विलय। विलय की मात्रा इतनी कम है कि जब ये अकेला है तब तो उसका अस्तित्व मान ले। देखो सुनो, एक गिलास पानी लिया और एक समुद्र है, एक तरफ समुद्र है एक तरफ एक गिलास पानी है। अब मुझे बताओ अकेले एक गिलास पानी का तो अस्तित्व है, समझ पा रहे हो, पर जब इस समुद्र में आप एक गिलास पानी डाल दोगे, इसके लेवल में क्या फर्क आएगा, इतनी ऊंचाई पर पानी था, बढ़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक गिलास पानी का अस्तित्व नहीं है, N2 का ही अस्तित्व नहीं है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, N2 का तो अस्तित्व है, मगर जब N1 में N2 को जोड़ते हैं तो N1 की वैल्यू में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अपन यहां से तो N2 गायब नहीं करेंगे, अकेले N2 की तो वैल्यू है, पर यदि अपन N1 में N2 जोड़े तो इस वैल्यू में कोई खास फर्क नहीं पड़ता।
इसलिए अपने इस फॉर्मूले में N2 को गायब कर लेंगे, 0 मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा P1 नोट माइनस P अपॉन P1 नोट इजिकल्स टू, यहाँ अपन N2 की जगह तो N2 लिखेंगे, फिर यहाँ N2 को नगण्य मान लेंगे तो ये बन जाएगा N1। ये फॉर्मूला बन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से। चलो मुझे बताओ, इन लोगों से मिला हुआ आप। P1 नोट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। PT क्या है? विलयन का वाष्प दाब। N1 और N2 क्या है? N क्या होता है? मोल। 1 कौन था? विलायक। तो N1 तो है विलायक के मोल, मोल भी नहीं, मोल भी नक्स होती है। N1 तो है विलायक के मोल और N2 क्या है? विलय के मोल। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो अपन जैसे ये पार्ट खत्म होगा तो टॉपिक वाइज कर लेंगे, बीच के एग्जांपल्स भी और पाठ्यपुस्तक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी, और बोर्ड में आज तक कौन कौन से बोर्ड में क्या क्वेश्चंस आए वो सब करेंगे। आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर समझ में आया तो भी आपका कमेंट लिखिए, नहीं समझ में आया है तो क्या नहीं समझ में आया वो भी कमेंट कीजिए। चलो फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ, नए जोश के साथ। आपके चेहरे देखकर लग रहा है कि थोड़ा भारी हो जाएगा। लिमिट तक अपन पढ़ेंगे, इसको आराम से समझिए, नोट्स तैयार कीजिए, और उसके बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। बिल्कुल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान, धन्यवाद।